नमस्कार। आज का दूसरा टॉपिक है रिमांड इन सोशल मीडिया केसेस। देखिए हुआ क्या है, जब न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं ना, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, हम सभी को पता है। ये चैलेंजेस, न्यू मीडियम्स ऑफ डीलिंग विद सोसाइटी ब्रिंग्स न्यू चैलेंजेस विच समटाइम्स बैकफायर। एक्चुअली होता क्या है ना, कि जो सोशल मीडिया के अंदर जो हम ये सोशल मीडिया को सोचकर लेकर आते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया से हमारे अधिकार, हमारे बोलने की स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। इसके थोड़े से कुछ एथिकल कंसर्न भी है जो स्टेट सिक्योरिटीज के साथ भी जुड़ते हैं। अब इन दोनों डायलेमा, जो डायलेमाज यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, इन दोनों चीजों के बीच में क्या कहानी बनी है, उसे आज हमें देखना है। देखिए हुआ क्या है ना, कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो अब जुडिशियल अथॉरिटीज हैं उनसे कहा है कि जब भी आप सोशल मीडिया के केसेस के अंदर रिमांड दें, तो उससे पहले जो कोर्ट की दी हुई डायरेक्शंस हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए काम करें। यानी हाई कोर्ट कहना चाहता है कि कोई एक सिंपल इशू नहीं है, ये एक सेंसिटिव इशू है, इसके साथ बहुत सारे डायलेमास जुड़ते हैं। आप बिना डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए रिमांड ग्रांट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वे सोसाइटी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आखिरकार ये सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से डायलेमास निकल कर आते हैं, तो देखिए एक हमें ना ब्लैंक पेज ले लेते हैं एक बार नीचे। देखिए कौन कौन से डायलेमास निकल कर आता है। पहला डायलेमास निकल कर आता है कि पर्सनल लाइफ वर्सेस सोशल लाइफ। दूसरा डायलेमा निकल कर आता है कि राइट्स वर्सेस स्टेट ड्यूटी। स्टेट की ड्यूटी क्या, ड्यूटी सोसाइटी स्मूथ फंक्शनिंग करे विदाउट क्लैश के, ये स्टेट की ड्यूटी है, यानी पब्लिक ऑर्डर को बनाकर रख सके बिना किसी क्लैश के सोसाइटी फंक्शन करके, ये स्टेट की ड्यूटी है। थर्ड, राइट्स को ही कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन से, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो सोसाइटल अनरेस्ट है वे कैसे क्लैश हो सकता है, इसे देखना है। फिर फोर्थ इसके अंदर डायलेमा क्या आती है कि जो हमारी डेमोक्रेसी मिली हुई है हमें, डेमोक्रेसी का गुण होता है लिबरल, तो लिबरल क्वालिटी डेमोक्रेसी के अंदर है, लिबरल क्वालिटी डायरेक्टली लिंक होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। इसके साथ साथ जो ये डायलेमा ओपन हुआ है, ये हुआ है पब्लिक ऑर्डर का। आखिरकार ऐसा हुआ क्या है कि यहाँ पर हमें डायलेमास लिखने पड़ रहे हैं। तो देखिए, जब हम न्यू टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उस न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करते समय कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमारे एटीट्यूड को चेंज करते हैं। आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ, किसी भी टेक्नोलॉजी का जब हम यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि टेक्नोलॉजी व्यक्ति के और समाज दोनों के एटीट्यूड में चेंज करती है। जो एटीट्यूडनल चेंज आता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो समाज के लिए और सोसाइटी के देश के लिए अच्छा होगा, पर अगर ये नेगेटिव चेंज हो गया ना, तो ये सोसाइटी को भी प्रॉब्लम करेगा, एक सोसाइटल इविल बन के रह जाएगा और देश को भी प्रॉब्लम करेगा। अब सोशल मीडिया का यूज जो किया जा रहा है, तो पहली जो चीज है कि सोशल मीडिया का रेगुलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे पब्लिक यूज कर रही है, वो भी अपने स्तर पर किया जा सकने वाली चीज है ये। अगर पब्लिक इसे यूज कर रही है तो 140 करोड़ के देश के अंदर हर पब्लिक को रेगुलेट किया जाना सोशल मीडिया के हैंडल्स के प्लेटफॉर्म पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पहले यहाँ पर ये चैलेंज निकल आता है। अब दूसरा, अगर इस रेगुलेशन को करने के लिए एक तरीका अपनाया जा सकता है कि स्ट्रिक्ट लॉज लिया है। अगर हम स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आ जाते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम उससे ये होगी कि लो देखो, किसी भी किसी भी लॉ का काम आखिरकार होता क्या है। देखो ध्यान से समझना, जब भी कोई कानून बनाया जाता है ना, वे सोसाइटी के अंदर एथिक्स को इंजेक्ट करने के लिए होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति या सोसाइटी के अंदर कुछ अनएथिकल चीजें आ जाती है, तो उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए रेगुलेट किया जाता है, और उन रूल्स और रेगुलेशन पे जो बड़ा डायरेक्शन देता है वो लॉ देता है। लॉ कहता है कि आप कुछ
ऐसा मत करके, गलत मत करके कुछ अच्छा करिए। उन अच्छे की जो डायरेक्शंस है, एथिक्स की डायरेक्शंस है, उन चीजें लॉ के जो सब पार्ट्स होते हैं उनके जरिए सोसाइटी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। और इससे हम कर क्या लेते हैं, तो एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं ना, रिपीटेड जो एक्शंस होते हैं वे बिहेवियर बनाते हैं। और जो रिपीटेड बिहेवियर होता है ना, वे करेक्टर बिल्डिंग करता है। और जब एक बार करेक्टर बन जाता है ना, तो यही एक्शंस को रेगुलेट करता है। मेरे कहने का मतलब है, ये एक ह्यूमन सोसाइटी के अंदर ह्यूमन मनोविज्ञान से संबंधित है कि जो हम बार बार कृत्य करते हैं वो हमारा व्यवहार या आचरण बन जाता है। जो बार बार जो व्यवहार या आचरण करते हैं वो हमारे चरित्र का पार्ट हो जाता है। फिर एक बार जब ये चरित्र का पार्ट बन गया तो ये परमानेंट चीज है। ये परमानेंट चीज फिर हमारे आगे के एक्शंस को रेगुलेट करती है। तो लोग क्या चाहता है, लोग जो ये जो कानून बनाए जाते हैं ये असल में एथिक्स ही होते हैं, जो समाज के अंदर एथिक्स को इंजेक्ट करना चाहते हैं, ताकि जबरन या बल के द्वारा बार बार उनसे एथिकल एक्ट को रिपीट किया करवाया जाए। किस एक्ट को, एथिकल एक्ट को रिपीट कराया जाए, जिससे वे उनका बार बार करने से बिहेवियर बन जाए। और बाद में जब ये बिहेवियर रिपीट होगा तो जिससे ये उनके करेक्टर का गुण बन जाए। जब एक बार ये चरित्र के अंदर समावेश हो गया, फिर चरित्र अपने आप एक्शंस को रेगुलेट कर लेगा। तब उसके बाद फिर लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लॉ की एथिक्स होती है जो सोसाइटी के अंदर डाली जाती है। तब ये स्ट्रिक्ट अगर लॉज बना दिए तो उसका एक बैकफायर ये हो सकता है कि ये इंजेक्ट हो ही ना पाए सोसाइटी के अंदर, इसलिए हम स्ट्रिक्ट लॉज ज्यादा बना नहीं पाते हैं। दूसरी ओर जब स्ट्रिक्ट लॉज बनाएंगे तो हो सकता है कि उन स्ट्रिक्ट लॉज की मिस फंक्शनिंग हो जाए, या फिर जब उन्हें इंप्लीमेंट करें तो वे ठीक ढंग से इंप्लीमेंट ना होकर उनका वोलेशन खुद इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज करते हैं। जब अगर ऐसा होगा तो इससे बहुत सारे कंसर्न से जुड़ेंगे जो एथिकल तो होंगे, साथ में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी चैलेंज कर देंगे। तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है राइट्स, जब ये राइट्स हमें मिले हुए हैं, उन राइट्स के अंदर एक राइट हमें मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच से है, इसका लिंक कैसे हो जाता है, देखिए। स्पीच बोलने की क्षमता, जब फ्रीडम बोलने की स्वतंत्रता जो है ये जुड़ी हुई है बोलने की क्षमता से। बोलने की क्षमता कैसी है, जब हम किसी चीज को कैसे बोल पाएंगे या डिस्कस कर पाएंगे, ये हम तभी कर पाएंगे जब हम उस चीज के बारे में सोच पाएंगे। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच जुड़ा है फ्रीडम ऑफ थिंक से। और जो फ्रीडम ऑफ थिंक, किसी चीज के बारे में सोचने के लिए जरूरी है हमें उस चीज के बारे में पता हो। यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच जुड़ा है फ्रीडम ऑफ थिंक से, और फ्रीडम ऑफ थिंक जुड़ी है फ्रीडम ऑफ नोइंग थिंग्स से। जब हम चीजें जानेंगे तभी उसके बारे में सोच पाएंगे, और जब हम सोच पा रहे हैं तभी उसके बारे में बोल पाएंगे। अब ये जो नो है इसके लिए हमें अधिकार मिला हुआ है आरटीआई। इसीलिए आरटीआई इनडायरेक्टली फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है, राइट टू नो। जब हम चीजें जानेंगे तभी हम उसके बारे में सोच पाएंगे, जब हम सोच पाएंगे तभी उस बारे में बोल पाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रीडम ऑफ स्पीच से आरटीआई को लिंक किया जाता है कभी कभी। अब इन सब चीजों के अंदर क्लैरिटी आखिरकार लाए कैसे, एक तरफ तो हमारा सोशल मीडिया होगा जो हमारे राइट से फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ रहा है, दूसरी तरफ स्टेट भी तो हो गया ना यार। स्टेट भी तो चाहेगा ना कि उसके जो पब्लिक ऑर्डर है वे बना रहे। अगर उस पब्लिक ऑर्डर को भंग किया जा रहा है तो स्टेट कैसे सहन कर लेगा इस चीज का, क्योंकि स्टेट के खुद काम ही ये है कि पब्लिक ऑर्डर बनाते हुए डेवलपमेंट किया जा सके। तो हमें इसके बीच में बैलेंस लेकर आना होगा। बैलेंस लेकर आना होगा, कहना क्या चाहता हूं मैं, यानी हमें क्लैरिटी चाहिए होगी चीजों की। क्लैरिटी कैसे, क्लैरिटी अबाउट लॉज, क्लैरिटी अबाउट रेगुलेशंस, क्लैरिटी अबाउट सोशल मीडिया कंटेंट। मतलब क्या है, यानी उस कंटेंट के अंदर जो इंटेंशन है वे क्या, उसे ध्यान में रखते हुए लॉज एंड कोडिफिकेशन किया जाए। और दूसरी जो चीज है मिसअंडरस्टैंडिंग, अक्सर जो ये सोशल मीडिया के ऊपर कह कुछ और रहे हैं समझ कुछ और जाते हैं। तो हमें कंटेंट की भी क्लैरिटी चाहिए जिसके अंदर व्यक्ति की इंटेंशंस भी स्पष्ट हो, और गलत अगर मिसअंडरस्टैंड चीजें हो रही है तो उसे सोल्व कैसे किया जाए उसके भी हमें प्रोसीजर दिए गए हों। यानी अगर क्लैरिटी दे दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाएगा।
इसी तरह देखिए, जो हमारे न्यू क्रिमिनल कोड आए हैं उनके अंदर भी हमारे क्या कहते हैं, राइट्स को और सोसाइटी पब्लिक ऑर्डर को दोनों को बैलेंस किया गया है। कैसे बैलेंस किया गया है? देखो, भारतीय जो हमारे न्यू 3 क्रिमिनल कोड्स आए हैं, तो पहले जो आईपीसी होती थी और सीआरपीसी होती थी, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर प्रायोरिटी जो दी गई थी ना चीजों को, वे इस तरह थी कि सबसे पहले स्टेट के खिलाफ जो क्राइम थे उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई थी। फिर उसके अलावा जो स्टेट की प्रॉपर्टीज है या जो जितनी भी संपत्ति वगैरह, उसे अगर कोई हर्ट करता है तो उसे सेकंड प्रायोरिटी मिली हुई थी। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी मिली हुई थी ह्यूमंस को और ह्यूमंस की लाइफ को, कि इनके खिलाफ भी अत्याचार या वोलेशन या नहीं होना चाहिए कानून का। बट जो हमें नए तो 3 क्रिमिनल कोड्स लेकर आए हैं, उनके अंदर क्या हुआ, ये प्रायोरिटी चेंज कर दी गई। प्रायोरिटी चेंज करने से क्या हुआ, जब प्रायोरिटी चेंज कर देंगे तो उस जो चीजें देखने का दृष्टिकोण है और काम करने का दृष्टिकोण है भी चेंज हो जाएगा। प्रायोरिटी क्या रखी गई, अब ह्यूमंस को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटीज पर रखा गया, ह्यूमन है, ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन इश्यूज को। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है, फिर उसके बाद स्टेट थर्ड प्रायोरिटी पर आता है। इसके कहने का मतलब है, यानी एक तरफ अगर दंगे या ह्यूमन लाइफ को संकट हो और दूसरी तरफ स्टेट की कुछ काम हो, तो पहले प्रायोरिटी ह्यूमन लाइफ को दी जाएगी, सेकंड पर प्रॉपर्टी को, थर्ड पर स्टेट पर। ये देखने के नजरिए से ही डेमोक्रेसी इसके अंदर साफ साफ नजर आ रही है। और ह्यूमंस के अंदर भी जो वल्नरेबल सेक्शंस है, वल्नरेबल सेक्शन में सबसे पहले जो वुमेन्स है, उन वुमेन्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। ये प्रायोरिटीज अगर आपको समझनी है तो जब 3 क्रिमिनल कोड पढ़ेंगे, उनके आर्टिकल्स देखेंगे, उसके अंदर आप देख लेंगे सबसे पहले ह्यूमंस, ह्यूमंस में भी वुमेन्स का, देन प्रॉपर्टी का, देन स्टेट का। ये सब किस चीज को करने के लिए दिया जा रहा है? ये सब किया जा रहा है ताकि हम बैलेंस बना सके न्यू सोसाइटी एंड इमर्जिंग जो राइट्स है उनके बीच में। ये सब अगर हम कर लेंगे तो बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस बन जाएगा तो जो सारा देर ये टकराव हो रहे हैं ना, ये टकराव कम हो जाएंगे। और जब ये टकराव कम हो जाएंगे ना, तो अपने आप चीजें स्मूथली रन करने लग जाएंगी। अब ऊपर का जो मैंने लिखा हुआ है ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट issued a judicial circular instructing magistrates to strictly adhere to Supreme Court guidelines before granting remand in cases involving social media post और speech based offenses। यानी ये यही कह रहा है, तो मैंने कहा है कि कोई भी ग्रांट रिमांड ग्रांट करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है उसे ध्यान में रखें। फिर उसके अलावा जो एक केस है अर्णब कुमार का, इसके अंदर भी इससे रिलेटेड ये है कि जो ऑफेंसेस है पनिशेबल अंडर 7 इयर्स इम्प्रिजनमेंट, इन सभी के ऊपर अप्लाई होता है, जिसके अंदर अरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक। अपने आप हर किसी छोटी छोटी चीज के लिए अरेस्ट मत कीजिएगा, मजिस्ट्रेट को एग्जामिन किया जाना चाहिए क्या क्या, कि नेसेसिटी कितनी है अरेस्ट की, अरेस्ट करने की आवश्यकता कितनी है, या फिर पॉसिबली ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, यानी जो एविडेंस है उन्हें टेम्परिंग करने की संभावनाएं कितनी है, या फिर ऑफेंस को रिपीट कर सकता है या नहीं जिसने ऑफेंस किया है। तो इन सब चीजों को जब एग्जामिन किया जाएगा उसके बाद ही जो ग्रांट की जाए, क्या रिमांड ग्रांट की जाए, ये सभी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट की है ये फॉलो करने के लिए कहा गया। इसके अलावा दूसरा केस है जो आर्टिकल 91 से जुड़ता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच से, क्योंकि जो एडिशनल सेफगार्ड दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर, जिसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज है, अप्रूवल है डिप्टी एसपी के द्वारा, ये सभी गाइडलाइंस फॉलो की जाने की जरूरत है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए जो मजिस्ट्रेट को, वो भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। और फिर इसके बाद जो इसका जो सिग्निफिकेंस है आज के समय में, कि ये जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाती है लोअर कोर्ट पर, प्रिवेंट करती है अब्यूज ऑफ पावर्स को अंडर क्रिमिनल लॉज में, बैलेंस करती है अरेस्ट की पावर को फ्रीडम स्पीच के साथ और सिविल लिबर्टी के साथ, और ये हमारे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अंडर न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स के अंतर्गत बनाए रखती है। इससे नीचे मैंने थोड़े से प्रीलिम्स फैक्ट दिए जिसके अंदर रिमांड किया, तो ये बताया गया भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बताया गया और आर्टिकल 1A के बारे में बताया गया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है। थोड़ी देर में मिलते हैं दूसरे सेशन के साथ। धन्यवाद।